अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का बाइस बनेगी और यकीनी तौर पे आज की सुबह दुनिया की अजीम तरीन सुबह है। आज यौम विलादत बासआदत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। आज की सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही इल्तिजा और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जवाद आवान हैं, कराची से इब्राहिम रिद हैं, कोयटा से किफ़ायत अली हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज़ीशान जावेद, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंतहाई अहम खबर है, ये भी रोज़नामा 92 न्यूज़ में है। नहरी पानी चोरी में मुलव्वस अफसरान ज़मींदारों के खिलाफ वसी क्रैकडाउन अब शुरू कर दिया गया है। भट्टी साहब, आपकी ये खबर है, कितनी मालियत का पानी चोरी होता था? 62 लोग, ये तो तारीख है, रिवायत है कि वो पानी चोरी कर लिया करते थे और डंके की चोट पे किया करते थे। इस क्रैकडाउन में कितने बड़े ज़मींदारों को पकड़ा गया? फैसल, देखिए, ये वक्त गुजरने के साथ साथ पानी चोरी से मुतल्लिक शिकायत में इजाफा होता जा रहा था और बिलखसूस पंजाब और सिंध के अंदर जितने बड़े जागीरदार ज़मींदार हैं, 62 लोग, वो महकमा पाशी के जो निचला स्टाफ है उनकी मिली भगत के साथ टेल के ऊपर वाक़ किसानों के हिस्से का पानी चोरी करते हैं। सैकड़ों हज़ारों मकामात के ऊपर जो आउटलेट होते हैं, जिसे हम मोगा कहते हैं, वहाँ से उसके साइज़ को तब्दील करके पानी चोरी किया जाता है, जिसके नतीजे में सिंध और पंजाब के अंदर जो छोटे किसान थे वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे थे और शिकायत का सिलसिला था जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। जून 2015 में साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त के वज़ीर आपाशी की सरबराही में 6 रुकनी एक तहकीकाती कमेटी कायम की और उसको ये टास्क सौंपा कि हर 15 रोज़ के बाद आप रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि हम पानी चोरों के खिलाफ मौसर तरीके से कार्रवाई कर सकें। लेकिन जिन्होंने वो 15 रोज़ के बाद रिपोर्ट तैयार करनी जो फिर कार्रवाई होनी थी, वो सियासी असर रसूख मुख्तलिफ वज़रा का प्रेशर आया और उसके बाद कोई मौसर तरीके से पानी चोरों के खिलाफ पंजाब के अंदर कार्रवाई ना हुई। सिंध के अंदर भी ये बहुत बड़ा फिनोमिना है जहाँ पर बड़े ज़मींदार पानी चोरी कर लेते हैं। इवन बलूचिस्तान के हिस्से का पानी भी चोरी किया जाता है और मुतअद्दिद मरतबा उस मामले को भी टेकअप किया गया है। लेकिन अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया कि जहां पर छोटे किसानों की प्रोटेक्शन करनी है, चूंकि वहां पर गुर्बत का एलिमेंट भी है और लोगों को शिकायत मसूल होती थी। जब इंटरनल मालूमात हासिल हुई तो पता चला कि पंजाब के हिस्से का जो पानी 55 मिलियन एकड़ फीट पंजाब में किसान इस्तेमाल करते हैं, उसका 20 से 22% हिस्सा चोरी कर लिया जाता है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट बनता है। इस सिलसिले के अंदर सूबाई वजीर आपाशी मोहसिन लगारी ने वाज़े तौर के ऊपर महकमा आपाशी पंजाब को हिदायत की। उसके बाद एक PMIU कायम किया गया और उसके बाद पंजाब भर के अंदर कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। हमें जो सरकारी दस्तावेज मसूल हुई हैं, अब तक जो ऑपरेशन किया गया है, जो क्रैकडाउन पंजाब भर में जारी है, उसके नतीजे में अब तक तकरीबन 54,000 पानी चोरों का सुराग लगाया गया है, जिसके अंदर 25,709 केसेस को मुतलका पुलिस थानों में रिपोर्ट कर दिया गया है। 1,947 FIR का अंदराज हो चुका है। जो पानी चोरी में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ FIR का इंदराज करा के उनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई की जा रही है, उनसे तावान वसूल किया जा रहा है और माजी की जो 35 रुपए की पेंडिंग अमाउंट है जो कि पानी चोरी में मुलव्वस लोगों की वसूल नहीं की गई थी, उसकी वसूली का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो महकमा पाशी का निचले लेवल का स्टाफ है जिसकी मावनत से पानी चोरी किया जाता है और जो मालूमात मसूल हुई थी कि ये स्टाफ शिशमाही बुनियादों के ऊपर मुख्तलिफ जिम्मेदारों से, जागीरदारों से 2 लाख से 4 लाख रुपए वसूल करते हैं और उसके बाद छोटे किसानों के हिस्से का पानी चोरी कर लिया जाता है। ऐसे अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ भी पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया है। इन्हें शोकाज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे मुलाजमीन जो पानी चोरी में मुलव्वस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ उन्हें न सिर्फ उन्हें अपनी मुख्तलिफ ग्रेड से तनज़ली का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वो मुलाजमत से भी बरतरफ हो सकते हैं। उसके साथ अब ये जो चोरी का पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, सरकारी दस्तावेज के अंदर जो हमें ट्रेंड मसूल हुआ है उसके मुताबिक जो सर फहरिस्त जो केनाल जोन है, बहावलपुर केनाल जोन है, जहां पर पानी चोरी के 19,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके साथ डीजी खान केनाल जोन है जिसके अंदर डीजी खान जिले समेत दीगर अजला और तहसीलें भी इसमें शामिल हैं। इसमें 2136 केसेस हैं, जबकि तीसरे नंबर के ऊपर फैसलाबाद केनाल जोन है जिसमें 190 केसेस अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ पानी चोरी के हवाले से कार्रवाई की जा रही है
और बहुत से प्रेशर का सामना करना पड़ा। हमारे ज़राए का ये कहना है कि महकमा आबपाशी पंजाब को, तहम सूबाई वज़ीर आबपाशी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जो लोग भी पानी चोरी में मुलविस पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी, चूंकि इसके नतीजे में छोटे किसानों की हक तलफी होती है और इस हक तलफी का हर सूरत अजाला किया जाएगा। भट्टी साहब, सूबाई वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। लगारी साहब, अभी भट्टी साहब प्रेशर की बात कर रहे थे, एक तो ये बता दीजिएगा कि प्रेशर किस नौयत का है, और दूसरा जो पाकिस्तान में कवानीन हैं पानी चोरी को लेकर, आप समझते हैं कि अगर उन पर अमल दरामद कर लिया जाए तो ये पानी चोरी का मसला हल हो सकता है या इसमें कमी आ सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है पानी की चोरी का, ये कितना सीरियस है। हमारे मुल्क में कवानीन तो हर चीज़ के माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन उन कवानीन पे अमल दरामद ना होना और रिट ऑफ द स्टेट जो है वो ना होने की वजह से ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। हम इंशाअल्लाह जो कवानीन हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए अपने जो मकसद है उनको पूरा करेंगे। और अभी ये बहावल नगर में जो हमारा ये ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद से हर जगह लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि हमें कोई पूछेगा भी सही। पहले तो बिल्कुल ही आज़ादी के साथ हर कोई पानी चोरी करता था, जिसका जहां बस लगता था। हमारे जो महकमे के लोग थे वो भी शायद अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कुछ लोगों के मुअत्तल करने के ऊपर हमने जो है 2 एक्सियन, 4 SDOs और 10 सब इंजीनियर्स को मुअत्तल किया है और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की है पीडा एक्ट के तहत। तो अब बाकी लोगों को भी एक डर पैदा हो गया। पानी की चोरी की जो है ना जी, बहुत बड़ी वजह यह है कि पानी, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी पानी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं और हमने अपने आबी वसाइल को बढ़ाने के लिए कोई उस पर काम नहीं किया। तो जिस चीज़ की डिमांड उसकी ज़्यादा होती जा रही है पानी की, और उसकी सप्लाई जो है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर फिर दूसरा जो हमारा ट्यूबवेल्स के साथ जो लोग पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल का जो कॉस्ट है वो बहुत प्रोहिबिटिव है, बहुत महंगा पड़ता है। जो लोग बिजली के साथ या तेल के साथ ट्यूबवेल चला के, टरबाइन चला के पानी निकालते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश ये होती है कि हमें नहरी पानी मिले। हम नहरी पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, इस पे हमारी तवज्जो नहीं होती। ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, इस पे हमारी। साहब, माजी में हमने देखा कि जब भी पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, सियासी दबाव के बाद यह सिलसिला रोक दिया गया। क्या आप पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई रुकेगी तो नहीं? एक नंबर 2, सिंध की जानिब से आजकल एक मुतालबा किया जा रहा है कि पैरा 2 के तहत उन्हें पानी की फराहमी की जाए, जिसके नतीजे में पंजाब के हिस्से के ऊपर 5 मिलियन एकड़ फीट के ऊपर कट लग सकता है। इसकी हकीकत क्या है और किस तरीके के साथ पानी की, नहरी पानी की तकसीम होनी चाहिए? एक तो जी बिल्कुल इस चीज को आप मेरी तरफ से बड़ी फर्मली ले लें कि किसी किस्म के किसी प्रेशर के ऊपर इस पे रियायत नहीं होगी पानी चोरों के साथ, क्योंकि पानी की चोरी एक ऐसा, बदकिस्मती से एक गरीब आदमी जिसकी रोजगार इसके साथ जुड़ी हुई है, उसके लिए हम अपनी जिंदगी, उसकी जिंदगी मुश्किल करते हैं और उसके जरिए रोजगार को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस सिलसिले में तो मैं तो जी इस सिलसिले में बड़ा ही सख्ती के साथ इस चीज पे अमल दरामद कराऊंगा कि हम सबूत के साथ, सिर्फ एक्विजिशन के साथ भी नहीं कि अगर किसी ने किसी को अक्यूज कर दिया तो उसके साथ होंगे। हमने भी ये भावल नगर में भी हमने यहाँ से लाहौर से टीम भेजी थी और अच्छी रेपुटेशन वाले काबिल अफसरों को भेजा था, जो कि जाके उसको उन्होंने तहकीकात की और जब सबूत इकट्ठे किए तो फिर ये अमल हुआ। दूसरी, आपने सिंध के साथ पानी का हमारा जो इशू चल रहा है उसका जिक्र किया। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर पानी की तकसीम का जी हमारा एक जो फॉर्मूला है वो 1991 के वाटर अप्रोप्रिएशन अकॉर्ड के अंदर ये तय हुआ था और उसके अंदर ये कहा गया था कि जब 10 मिलियन एकड़ फुट की हम नई एक स्टोरेज बना लेंगे तो उसके बाद जो तकसीम होगी मुख्तलिफ सूबों के दरमियान, उसके हमें नंबर दे दिए गए थे कि इस तरह होगा। उसमें हमने नए स्टोरेज तो बनाए नहीं थी, हमने 1991 के बाद से कोई नया स्टोरेज तो बनाया नहीं। तो हमारे जो सिंध वाले भाई हैं वो ये चाहते हैं कि उनको पैरा 2 जो कि 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक जो उनका पानी होना चाहिए था 114 मिलियन एकड़ फुट में से,
114 का हमारे पास अभी 10 इजाफी नहीं बने, तो वो उस पे बर्जिद हैं कि उनको उस 114 में से जो उनका हिस्सा होना चाहिए था। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबों के और बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो पानी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि रियासत के रिच को बहाल एक और इंतहाई अहम मामला है। बलूचिस्तान में माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस माली बहरान में एक वजह गोश्त मुलाजमीन भी हैं। 2 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने कार्रवाई मुकम्मल की, रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट पे अमल दरामद कितना हुआ ये जानते हैं किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताइएगा, अब ये गोश्त मुलाजमीन, दूसरी तरफ बलूचिस्तान का माली बहरान और तीसरी तरफ अफगान मुहाजिरीन जो हैं वो भी पाकिस्तान की सरकार के मुलाजिम हैं, ये रिपोर्ट जो दी गई थी इस पर अमल दरामद कितना हुआ और किसको दी गई थी? जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि एक तरफ हम बात करते हैं बलूचिस्तान का जो माली बहरान है वो शदीद होता जा रहा है और बलूचिस्तान को बहुत अशद ज़रूरत है अपने इस माली बहरान से निकलने के लिए मुख्तलिफ इदारों की हेल्प की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में ही जो है वो कुछ सरकारी महकमों में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कागजों में तो मौजूद हैं, तनख्वाहें बाकायदगी से वसूल की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से 2016 में एक ये खबर आई थी कि तकरीबन 45,000 ऐसे मुलाजिमीन हैं जो कि गोश्त हैं, जो कि मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी तनख्वाहें जो है वो जारी हैं। उस वक्त जो है वो वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी थे जिन्होंने फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जो कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान उस वक्त के सैफुल्लाह चट्टा की सरबराही में जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिनका ये काम था कि वो इंक्वायरीज करे और उन तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। अब अफसोसनाक बात यह थी कि उस कमेटी ने फौरी तौर पर जो है वो तमाम तरह तहकीकात की, लेटर्स भेजे बलूचिस्तान के तमाम अजला में, इस हवाले से सख्ती से इसकी मॉनिटरिंग की गई। ताहम जो डाटा निकाला गया उसमें ये चीज सामने आई कि जो नादरा से हेल्प ली गई, तकरीबन इन 45,000 में से 26,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका नादरा के पास किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। या तो वो अंडर एज है, यानी कि उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर नहीं है, या जो है वो फिर अफगान महाजिर हैं, चूंकि उनका जो डाटा है वो नादरा के पास मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट को मुरतब करने के बाद जो है ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर भी आई। ताहम जो अहम चीज है वो ये कि जो बाअसर अफराद था, जो माफिया था, जो इन तमाम तर सरकारी महकमों में इन घूस मुलाजमीन की सरपरस्ती कर रहा है, उनकी जानिब से उन्होंने इस कार्रवाई को ना होने दिया और उनके खिलाफ किसी किस्म की जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये रिपोर्ट जो है वो नैब को, एंटी करप्शन को और दीगर जो मुतल्लिका इदारे थे उनको भी भेज गई। ताहम उसके बावजूद भी जो है वो इस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरी अहम चीज ये भी थी कि इसी रिपोर्ट के एवज जो है वो चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त के थे उनको भी ओहदे से हटा दिया गया, जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये तमाम तर जो माफिया था वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग था कि जो है वो एक सिटिंग चीफ सेक्रेटरी को जो है वो उनके ओहदे से जो है वो फारिग कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसी दौरान जब ये कमेटी अपना काम कर रही थी तो तकरीबन 15,000 के करीब ऐसे पेंशनर्स भी जो है वो सामने आए थे कि जिनका डाटा फौरी तौर पर रिकॉर्ड में से निकाल दिया गया था और रिपोर्ट में ये चीज मेंशन की गई कि ये तमाम तर जो 15,000 के करीब पेंशनर्स हैं ये 20 साल से जो है वो इस सूबे पर बोझ हैं और पेंशन जो है वो वसूल की जा रही है, जो कि तकरीबन 50 करोड़ के करीब जो है ये बनता था तमाम तर फिगर। लेकिन जो है इस हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई ना हुई। इस वक्त जो वज़ीर आला जाम कमाल है उनकी जानिब से जब हमने ये बात उनके सामने रखी, ये मामला उठाया, तो उनका ये कहना था कि इस बार जो है वो सूबाई हुकूमत इसके हवाले से बहुत सख्ती से अमल दरामद करेगी। ताहम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारहा इसके ऊपर जो है वो बात की गई, लेकिन अब तक इस हुकूमत में जो है वो सिर्फ एक इजलास ऐसा हुआ कि जिसमें तमाम तर अजला को जो मरासले अरसाल किए गए थे उन तमाम तर सरकारी महकमों में जो घूस मुलाजमीन है उसके हवाले से इसका सिर्फ एक ही इजलास हो सका और उस इजलास में भी जो है वो ये हमें तासुर मिला कि सूबाई हुकूमत भी जो है वो इस मामले में जो है वो तमाम तर जो बड़ा माफिया है, जो सरगर्म माफिया है, जो इनकी सरपरस्ती करता है, जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी किस्म की कोई संजीदगी जो है वो जाहिर नहीं करती। ये तमाम तर मामला जो है ये यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के जो माली वसाइल है उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और इसके साथ ही साथ वो तमाम तर ब्यूरोक्रेसी जो तमाम तर काम में मुलव्विस है, संगीन मसला है। 45,000 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड है जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी, तो फिर कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई गई?
बिल्कुल भट्टी साहब, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा बड़ा माफिया है कि जो एक सिटिंग चीफ सेक्रेटरी को जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो है जितने भी लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है वो ठानी, या तो उनको करोड़ों रुपए की एवज जो है वो खरीद लिया गया, या फिर जो है वो उनकी ट्रांसफर्स कर दी गई और उनको उनके इस काम से जो है वो रोक दिया गया। इसमें तमाम तरह जब इंक्वायरीज के दौरान जो है वो एक चीज ये भी सामने आई थी कि जो इंक्वायरीज के सरबराही करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं इस तमाम तर कमेटीज के, उनको जो है वो करोड़ रुपए का लालच दे दिया जाता है और उनको करोड़ रुपए अदा कर दिए जाते हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि सूबे में जो है वो ये माफिया जो है वो बहुत सरगर्म है और वो किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो करने नहीं दे रहा। किस तरह गोश्त मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है अभी तक, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी तकरीबन अब बंद फाइल है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब से कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में हमने ये खबर की थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बाज़ाब्ता तौर पर आबी उमूर को लेकर वफूद की सतह पे पहली मरतबा तारीख में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए हैं। ज़ीशान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है ज़ीशान, क्यों मुलतवी किए गए हैं और किसकी जानिब से मुलतवी करने में पहल की गई है? वासिफ साहब, ये ऐसे है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन आबी उमूर के हवाले से पहली मरतबा ये मुज़ाकरात होने जा रहे थे, वो उसके लिए जो इन्होंने तारीख़ मुकर्रर की थी वो रवा माह का जो आखिरी हफ़्ता था, और उसके अलावा दिसंबर के पहले हफ़्ते में ये जो मुज़ाकरात थे ये मतवक्को थे। लेकिन हाल ही में कुछ एक दो डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से अफ़गान साइड पर भी और इवन पाकिस्तानी साइड पर जो पाकिस्तान का काबुल में सफारत खाना है उनकी तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान में इंटीमेट किया गया कि अभी शायद हालात ऐसे मौजू नहीं हैं और जो अफ़गान हुकाम हैं वो शायद पाकिस्तान दौरे में दिलचस्पी अभी नहीं रख रहे। उनमें दो अहम बड़े वाक़यात हुए थे, जिनमें एक पाकिस्तान में जो SP ताहिर दावड़ थे उनके कत्ल के बाद की सूरत हाल थी, और दूसरा हालिया एक काबुल में बहुत शदीद किस्म का एक धमाका हुआ था जिसमें जो अफ़गान की एक बड़ी तादाद जो थी वो उसमें जाँ भाग हो गए थे, और उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर कंडेमनेशन और उसको उसके ऊपर अफसोस का जो है वो बाकायदा सरकारी सतह पर इजहार भी भिजवाया गया था। इसमें जो एक दो चीज़ें नई सामने आई थी, जो कि जब हमने जो दफ्तर खारजा है उसमें अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका जो शोबा है उनसे जो हमें बात मालूम हुई, और उन्होंने वो बताया कि एक तो रवां माह का जो दूसरा हफ़्ता था, यानी कि जो गुज़श्ता हफ़्ता था, उस दौरान वज़ारत आबी वसाइल के जो जॉइंट सेक्रेटरी का ऑफ़िस है उनकी जानिब से एक मरासला जो है उन्हें मौसूल हुआ, जिसमें वज़ारत ख़ारजा का जो मुतल्लिका शोबा है उन्हें ये दरख्वास्त की गई कि वो अभी चूँकि मुज़ाकरात के लिए वो मौजूद साजगार माहौल नहीं है, तो आप लोग सफारती सतह पर इसमें वज़ारत आबी वसाइल को मदद फ़राहम करें, और काबुल में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है और पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान एम्बेसी है उनके आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत इस मुज़ाकरात के हवाले से जो इब्तदाई तौर पर इब्तदाई सतह पर उसमें जो काम किया जा सकता है उसके ऊपर सफारती सतह पर जो है वो काम शुरू किया जाए, जो कि पहले भी इनका आपस में मौजूद था। लेकिन जो दूसरी हमारे लिए एक हैरानकुन बात ये थी, क्योंकि जो लोग वाटर के जो मामलात हैं या आबी उमूर के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं वो इस चीज़ को जानते भी होंगे, और कुछ लोगों के लिए शायद एक नई बात हो सकती है कि इंडस वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2004 में एक बाकायदा तौर पर अफ़गान सेल कायम किया गया था, जो कि उस दौर में एक इंतहाई क्रिटिकल मोड़ पे उस वक़्त कायम भी हुआ जब 9/11 के बाद बाकायदा तौर पर अमेरिका और जो वेस्टर्न इत्तेहादी क़ुव्वतें थीं उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ किया। इस अफ़गान सेल का जो वो सदर दफ्तर आप कह लें वो इंडस वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लाहौर में वाक़या मरकज़ी दफ्तर है उसमें कायम किया गया, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि जो पाकिस्तान में ज़िला चित्राल से जो दरिया चित्राल निकलता है और फिर अफ़गानिस्तान में गिरने के बाद वो जब दरिया काबुल की शक्ल इख्तियार करता है, तो दोनों ममालिक के दरमियान पानी के दरियाओं के उधर एक दोनों ममालिक में दाखिले बाकायदा तौर पर और उसके बहाव के हवाले से अदाद शुमार इकट्ठा करके उसके लिए मुस्तकबिल में एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए जिससे दोनों ममालिक
अपने जो वाटर राइट्स हैं उसके ऊपर एक कानूनी सतह के ऊपर कानूनी तरीके से अपने उन वाटर राइट्स को इस्तेमाल कर सकें। ये जो अफ़गान सेल है ये तकरीबन 2011 तक फाल रहा और इसमें तकरीबन 13 के करीब असामियाँ भी क्रिएट की गई और उनके ऊपर लोगों की अपॉइंटमेंट की गई जो कि इस अफ़गान सेल के उमूर को चलाने में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन 2011 के बाद जो हमारी वजारत आबी वसाइल के कुछ लोगों से और इवन दफ्तर ख़ारजा से बात हुई कि 2011 के बाद ये सेल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव हो चुका है। ताहम जो वजारत आबी वसाइल में जॉइंट सेक्रेटरी का ऑफ़िस है वो लोग दोबारा से इस बात के लिए कोशा हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ एक मरतबा फिर जो है इन मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए और पानी के राइट्स के ऊपर उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काम शुरू किया निशान, जब ये सेल ही इंडस वाटर कमीशन के अंदर गैर फाल है तो किस तरीके के साथ फिर ये मौसर तरीके में ये अफ़गान हुकाम के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? और इम्पॉर्टेंट जो रवैया भारत ने अपनाया मुतनाज़ा आबी मनसूबों के हवाले से, यहाँ पर इंडस वाटर कमिश्नर के पास मुज़ाकरात हुए, उन्होंने कमिटमेंट दी कि पाकिस्तानी वफद आकर इन मनसूबों का दौरा करे जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत लाजमी है। बाद में भारत उस मामले से मुकर गया। वही रवैया अब अडॉप्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान, उसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा है और पैरेलल अफगानिस्तान के अंदर रन ऑफ द रिवर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम जारी है। तो ये तनाज़ा आने वाले दिनों में शिद्दत इख्तियार करेगा। वजारत आबी वसाइल और इंडस वाटर कमिश्नर इस मसले को निपटाने के लिए क्या अफगानिस्तान को कोई रिमाइंडर भिजवाने का इरादा रखते हैं? क्योंकि जितने भी हालात अफगानिस्तान में खराब हो, हमारे यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मबैन दीगर वफूद का तबादला भी मुसलसल जारी रहता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता नजर आ रहा है अफगानिस्तान। इसको अगर भट्टी साहब हम मुख्तसर तरीके से कवर करें तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं, जैसा कि एक आपने ये पूछा कि जो वजारत आबी वसाइल या जो सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी का दफ्तर है वो उसको कैसे टेकअप करेगा, तो उसमें उनकी तरफ से तो यही दावा किया जाता रहा है और अभी तक ये किया जा रहा है कि वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि जितने भी हमारे बैनुल सरहदी आबी अमूर के मामलात हैं चाहे वो भारत के साथ हों वो उसको बड़ा एक्टिवली जो है कवर कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में उसकी एक ताज़ा मिसाल में रतले डैम की सूरत में सामने आई जब भारत की तरफ से ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान को अभी तक इंटरनेशनल फोरम्स पर बिलखसूस आलमी बैंक पर कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और मुस्तकबिल में भी शायद कोई मस्बत उनकी तरफ से पेशरफ जो है वो सामने नहीं आ रही। दूसरा जो बात आपने बताई कि जो अफ़गानिस्तान में डैम की तामीर के हवाले से मामला है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अब जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं उनमें बाकायदा तौर पर यह बात सामने आ रही शुरू हो गई है कि जो अफ़गानिस्तान में भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख है उसके बाद ख़ास तौर पर तामीराती साइड पर, दिफाई साइड पर भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और तकनीकी मावरत फराहम कर रहा है। जैसा कि अफ़गानिस्तान में अभी 12 के करीब जो डैम है उसके ऊपर भारत की तरफ से काम का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक ज़ीशान, अगर ये मुज़ाकरात हो जाते दोनों ममालिक के दरमियान तो बहुत ही अच्छा हो जाता। पहली मरतबा ये मुज़ाकरात होने थे वफूद की सतह पे, लेकिन अब देखते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो आबी उमूर हैं उनको अब आगे कैसे लेके जाया जाएगा। कराची से इब्राहिम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम, आपकी खबर है, अफसोसनाक खबर है, 12 करोड़ रुपए लगाकर एक मशीन खरीदी गई और उसके बाद उसके पुर्जे गायब कर दिए गए। ये सब कराची के सबसे बड़े दूसरे बड़े हॉस्पिटल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में हुआ है। वजह क्या है? ये मशीन खरीदी किसने थी? इसके अहकामात किसने दिए थे? फिर ये खरीदने के बाद इसका चेक एंड बैलेंस किसने रखना था? जी देखें, बिल्कुल ये कराची में दिल की बीमारियों का दूसरा बड़ा अस्पताल है, फेडरल भी एरिया पर और वाटर पंप पर ये वाक़ है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, बिल्कुल जैसे कि 2 करोड़ रुपए की मशीनरी यहाँ पे खरीदी गई थी, सिटी एंजियोग्राफी मशीन है और ये सिर्फ कमीशन कमाने के लिए इतनी महंगी मशीन खरीदी गई थी जिससे तकरीबन चंद ऑपरेशन करने के बाद जो है इसको बंद करके रख दिया गया कि स्टाफ नहीं है और स्टाफ को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे अस्पतालों में मेयर कराची की हिदायत पर। तो इसके बाद जो है जब स्टाफ नहीं था तो मशीनें पड़ी यहाँ पे ख़राब होने लगी, जिसके बाद स्टाफ ने अपना काम दिखाया और वहाँ से उसकी जो अहम मशीनरी थी, कीमती जो पुर्जे थे वो निकाल के दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। जैसा कि अस्पताल के डायरेक्टर जो हैं असदुल्ला हुसैनी साहब, वो खुद भी एक अपने अस्पताल प्राइवेट चलाते हैं तारिक रोड पे, उनका कार्डियक का बहुत बड़ा अस्पताल है और तकरीबन इससे बड़ी तादाद में जो स्टाफ है यहाँ अस्पताल का वो वहाँ पर जाके खिदमात सर अंजाम देता है, जिसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेज और दीगर टेक्नीशियन भी शामिल हैं जो कि यहाँ कम काम करते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल जो है शदीद मुतासर है। इसी तरह बाकी भी मशीनें जो है वो कमीशन के तौर पर यहाँ पर खरीदी गई थी। इंतहाई करप्शन का बाजार गर्म है इस अस्पताल में क्योंकि ये हमेशा सियासी असर रसूख पे यह अस्पताल चलता रहा है। 2005 में 5 से 7 के दरमियान ये अस्पताल बना था। जब सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल थे तो उनके
दौर में बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। रोजाना की बुनियादों पर एंजियोग्राफी भी होती थी, एंजियोप्लास्टी भी होती थी और दीगर मरीज दाखिल भी होते थे और एमरजेंसी भी मुकम्मल फाल थी, अद्वियात भी मिलती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अस्पताल लावारिस होता गया और अब ये हाल है कि यहाँ पे अद्वियात मुयस्सर नहीं है। जो दिल का इब्तदाई टेस्ट होता है ECG, वो भी उसके लिए भी मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़ी तादाद में मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। इको, ETT और जो दीगर टेस्ट हैं वो तो वैसे भी प्राइवेट से करवाए जा रहे हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाके में ये कायम किया गया था अस्पताल के। जो कराची में दिल के सबसे बड़ा अस्पताल है वो कार्डियो है, जो कि जिन्ना अस्पताल के करीब है। तो यहाँ पे आने से वो वहाँ के मरीजों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए वो दूसरा अस्पताल वाटर पंप पे बनाया गया था। तो वहाँ पे जो है नाजमाबाद, गुडाब टाउन, कुरंगी, उरंगी और दीगर गुलबर्ग जो भी मुल्का इलाके हैं लियाकताबाद के, वो उनको कवर कर सकता है, बड़ी तादाद में आबादी को कवर कर सकता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो अफसरान, आमी अफसरान जो को डायरेक्टर तब्दील होते रहे सियासी बुनियादों पर, तो वो आते ही अपने ही मनपसंद स्टाफ को यहाँ पर तैनात करते रहे और अपने जो इंतजामी अफसरान हैं, वो जब इंतजामी अफसरान का दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो जो नए आते हैं वो अपनी इजारादारी कायम करते हैं। जिस तरह के HR का डिपार्टमेंट में दूसरे मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह जो सिक्योरिटी के मामला दीगर अफराद ने संभाले हुए हैं। क्योंकि अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी एक सियासी असर रसूख रखते हैं, तो इस वजह से जो वहाँ पे कोई भी बोलता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इंतहाई बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे मेयर कराची भी कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है, जबकि इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पे प्राइवेट विंग वार्ड बनाया गया था। ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया था और उन अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से न सिर्फ मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी थी, अहकामात दिए थे, बल्कि उनकी सरजनिश भी की थी। अब सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो रही है। डायरेक्टर हेल्थ कहते हैं अगर पुर्जे चोरी हुए हैं तो वो मालूमात हासिल करेंगे। तो क्या अभी तक इतनी अहम मशीन की जो पुर्जे चोरी हो चुके हैं कोई इंक्वायरी नहीं की गई और किसी के खिलाफ कोई इंटरनल लेवल के ऊपर कोई कार्रवाई का आगाज भी ताहाल नहीं हुआ? जी देखिए, बिल्कुल चीफ जस्टिस ने कराची के अस्पतालों का दौरा किया, बहुत अच्छा लगा कि कराची के अस्पतालों में हलचल मची। जैसे चीफ जस्टिस कराची में तशरीफ लाते हैं तो तमाम अस्पतालों की इंतजामी अफसरान जो वो अलर्ट रहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे अस्पताल का दौरा कर लें। लेकिन चीफ जस्टिस जो है अभी KMC के अस्पतालों का किसी का दौरा नहीं किया। बासी शहीद अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है और कार्डियो अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज जो है। लेकिन जो पुर्जों की चोरी के मामला आता है तो डायरेक्टर हेल्थ कराची जो डॉक्टर बीरबल हैं यहाँ पर, वो भी बेबस हो जाते हैं क्योंकि जो वहाँ पे इंतजामी अफसरान बैठे हैं वो उनसे भी ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, क्योंकि मेयर कराची से और दीगर जो है सियासी तंजीमें हैं उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जैसे कोई कमेटी बनाई जाती है तो उस पर प्रेशर डाल के चुप कराया जाता है। और कई कमेटियाँ ऐसी जो है माजी में भी पड़ी हुई हैं जिनकी तहकीकात कराने के लिए कमेटियां तो बनाई गई हैं, सीनियर प्रोफेसर और डॉक्टरों के लेवल की बनी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सामने तहकीकात सामने लाई नहीं जा सकी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये रोजाना का मामूल है कि चोरी हो जाना, दवाएं चोरी हो जाना, इंजेक्शन चोरी हो जाना, बहुत बड़ा बुरा हाल है। कराची के KMC के अस्पतालों का तो सबसे बुरा हाल है, क्योंकि जिन्ना अस्पताल जो है वो अभी तक 18वीं तरमीम का उसका केस हल नहीं हो सका, तो वहाँ के मुलाजमीन भी शदीद परेशान है। सेहत की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवाल है कि वो कर क्या रहे हैं। मशीनरी खरीदी जाती है, पुर्जे चोरी हो जाते हैं और महकमे को खबर ही नहीं है। भट्टी साहब, एक और इंतहाई अहम मामला है। नैब में बिलखुसूस पिछले कुछ महीनों से बहुत हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं और नैब के कुछ ऑफिसर्स की मुलाकातें रिपोर्ट हुई कुछ सियासी लोगों के साथ। TCS रूल जो है अब उसके अकॉर्डिंग सुनने में आ रहा है कि उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या अथॉरिटी है नैब के अफसरान के पास कि वो किसी सियासी शख्सियत से बिना किसी उज़र के मुलाकात कर सकें? फैसल, देखिए नैब आजकल करप्शन के खिलाफ बड़े मौसर तरीके से कार्रवाई करे, लेकिन उसके बावजूद नैब को अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिसकी बुनियादी वजह माजी के अंदर नैब का जो एक तरीक़ेकार था, जो नैब के जो प्रैक्टिसेस थी उसके अंदर इस हद तक तब्दीली लाई गई कि अब नैब के ऊपर बहुत से सवालात उठे। अगरचे कि हुकूमत नैब कवानीन में इस्लाहात के लिए भी काम करे, ताहम दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल भी इस हवाले से कोशा हैं कि वो नैब की करप्शन के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के साथ साथ जो नैब का इमेज है
उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। इस हवाले से चेयरमैन नैब को कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कि नैब के मुख्तलिफ रीजन्स के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं, वो डायरेक्टर जनरल लेवल के हों या उनके मातहत अफसरान हो, वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्ते में हैं, उनसे मुलाकातें की जाती हैं। ना सिर्फ वो नैब के दफातर में बैठ के उनसे विजिट मुलाकात करते हैं, बल्कि नैब के दफातर से बाहर भी मुलाकातें करते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ सर्कल्स की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि जब इस वक्त नैब ने कुछ अर्सा पहले तफसीलात भी जारी की थी, शायद ही कोई ऐसी सियासी जमात हो या उसके साथ साथ बहुत ही बड़े बासर ब्यूरोक्रेट से जिनके खिलाफ नैब की कार्रवाई, इंक्वायरी या तहकीकात ना हो रही हों। ऐसे मौके के ऊपर जब कोई एक नैब का अफसर किसी एक मखसूस सियासी जमात के नुमाइंदे के साथ मुलाकात करता है, तो उसके नतीजे में दूसरी जमात उसके ऊपर बहुत से सवालात उठाती है, जिसके नतीजे में नैब के पार्शल होने का जो तासुर है वो मुतासिर होता है। यही वजह थी कि चेयरमैन नैब ने इस मामले का नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर इस इकदाम को नैब के इनके अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से सियासी शख्सियात से मुलाकातों के सिलसिले को नैब के कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दिया है। चेयरमैन नैब की हिदायत के ऊपर नैब हेडक्वार्टर से एक मरासला तमाम रीजन्स को अरसाल किया गया है, जिसकी कॉपी बाखबर सूब प्रोग्राम को मसूल हुई है, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब की पेशगी मंजूरी के बगैर, मतलब कहीं पे अगर आपको बहुत ज़रूरत भी है कि आपने मुलाकात करनी है, तो उस सिलसिले के अंदर वाज़े तौर के ऊपर नैब के TCS रूल्स में मौजूद है कि आपने चेयरमैन नैब से पेशगी मंजूरी हासिल करनी है, तहरीरी तौर के ऊपर मंजूरी हासिल करनी है, और उसके अंदर आपने वजह बतानी है कि क्या ऑब्जेक्टिव है मुतलका किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात का। अगर चेयरमैन नैब ऐसी मुलाकात की इजाज़त देंगे तो नैब का मुतलका अफसर या मुलाजिम उस शख्स के साथ, सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात कर सकेगा, बसूरत दिगर किसी सूरत वो मुलाकात नहीं करेगा। और अगर इसके बावजूद किसी अफसर के ऊपर यह साबित हुआ कि उसने चेयरमैन नैब की पेशगी मंजूरी हासिल किए बगैर किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात की है, तो उसके खिलाफ नैब के TCS रूल्स के मुताबिक कार्रवाई होगी, जिसके तहत मुतलका अफसर को शोकाज नोटिस जारी करने के बाद, कार्रवाई इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद ना सिर्फ उसे उसकी प्रमोशन मुतासिर हो सकती है, बल्कि उसे नैब से बरतरफ भी किया जा सकता है। चेयरमैन नैब ने ये एक बड़ा कदम उठाया है नैब की करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों को यकीनी बनाने के लिए। इससे कुछ अर्सा कबल भी चेयरमैन नैब ने एक बड़ा इकदाम उठाया था, जो कि अपने प्रोग्राम में हमने रिपोर्ट किया था कि चेयरमैन नैब को कुछ इतलात मौसूल हुई थी कि नैब के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो कि ग्रेड 21, ग्रेड 20, ग्रेड 19 पर रिटायर्ड हुए थे, तब रिटायर होने के बाद नैब के TCS रूल्स जो कि बहुत वाज़ेह हैं अफसरान की सर्विसेज से मुतल्लिक, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है। और खिलाफ वर्जी करते हुए नैब के बहुत से रिटायर्ड अफसरान कुछ ऐसी कंपनियों में आला ओहदों पर तैनात हो चुके थे, जिनके खिलाफ नैब भी मुख्तलिफ नैब के रीजन्स उनके खिलाफ इंक्वायरीज कर रहे थे। जब ये शिकायत चेयरमैन नैब के इल्म में लाई गई तो उन्होंने इसके ऊपर भी नोटिस लिया, क्योंकि जिस कंपनी के खिलाफ नैब के अफसरान इंक्वायरी कर रहे थे उसी कंपनी के अंदर नैब का एक रिटायर्ड ऑफिसर मौजूद था। तो जिसके नतीजे में ये बात सामने आई थी कि इस इकदाम के नतीजे में नैब की इंक्वायरी के ऊपर वो अफसर मुतासिर होगा, असरअंदाज होगा। और इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी चेयरमैन नैब ने वाज़े तौर के ऊपर अहकाम जारी किए थे कि नैब के TCS रूल्स के मुताबिक कोई भी रिटायर्ड अफसर जब नैब में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करता है, तो अगले 2 साल के अंदर अगर वो किसी कंपनी के अंदर, भले प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो या सेमी गवर्नमेंट को इदारा हो, अगर उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी मुलाजमत इख्तियार करने जा रहा है, तो उसको चेयरमैन नैब से पेशगी मंजूरी हासिल करना होगी। अगर चेयरमैन नैब की पेशगी मंजूरी हासिल नहीं होगी तो किसी कंपनी के अंदर वो जाकर मुलाजमत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। उस मामले को भी सुलझाने की कोशिश की गई और अब इस मरतबा सियासी शख्सियात से मुलाकातों के हवाले से भी पाबंदी आयद की गई है कि चेयरमैन नैब की पेशगी मंजूरी के बगैर मुलाकात नहीं होगी। साबिक चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी साहब ने यह रवायत डाली थी जब DG नैब कराची को इस्लामाबाद मदऊ किया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी के इसरार के ऊपर कि वो जो नैब मुख्तलिफ मामलात के हवाले से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की इंक्वायरीज कर रहा था, जिसके अंदर LNG का मामला सर फहरिस्त था। तो PSO हाउस इस्लामाबाद के अंदर DG नैब कराची की टीम उनकी सरबराही में पहुंची थी और एक ये गैर रस्मी और एक खिलाफ ज़ाब्ता एक मुलाकात थी, जहां पर न सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के PSO के अफसरान की बातचीत को सुना गया था। 2 रोज तक वो टीम उस टीम ने यहाँ पर क़याम किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि शाहिद खान अब्बासी साहब की ब्रीफिंग के बाद नैब कराची ने LNG के मामले की इंक्वायरी को रोक दिया था। तो ये गलत प्रैक्टिस थी जो माजी के अंदर कायम की गई थी। अब उसका अजाला करने के लिए, उसको रोकने के लिए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कदम उठाया है, जिससे ऊपर अब ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नैब के ऊपर कुछ सियासी
किसी जमात को सपोर्ट करने या किसी को ग्रिल करने का जो तासुर है उसको भी अजाला किया जा सके। ठीक, बिल्कुल ठीक भट्टी साहब। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। 275 अरब रुपए 5 सालों में विफाक ने बलूचिस्तान को दिए। बलूचिस्तान में इस वक्त माली बहरान भी है, खबर आपकी है। ये पैसे कहाँ लगे, इनका हिसाब किताब क्या है? जी, ये 275 अरब रुपए वो नहीं है जो कि उन्होंने मांगे, बल्कि उनको दे दिए गए, यानी कि ये मनी ट्रांसफर हो गई। इन पैसों से बलूचिस्तान में 5 साल में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने थे और सबसे ज्यादा मंसूबे 147 अरब रुपए के फंड से पानी के मंसूबे वहां पे मुकम्मल होने थे। 5 साल उन मंसूबों के लिए काफी थे, क्योंकि हर एक की मुद्दत जो थी 1 से 3 साल थी। वो 5 साल जाया कर दिए गए। वो 275 अरब रुपए का कोई पता नहीं चल रहा। और इसका नोटिस लिया सेनेट की दाखिला कमेटी ने। जब वहां पे अमन और अमान की सूरत हाल पे बहस हो रही थी तो मालूम हुआ कि वहां बेरोजगारी की वजह से भी अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। बेरोजगारी की वजह से यह मसला सामने आया कि वहां तो वो तरक्याती मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो रहे। तो पता चला कि बाज तरक्याती मंसूबे तो 10% भी मुकम्मल नहीं हुए, जो 30-35% मुकम्मल हुए और फिर फौत हो गए, यानी कि गोश्त करार दे दिए गए। उन मंसूबों पे प्लानिंग कमीशन ने कोई मॉनिटरिंग नहीं की। फिर यह बात सामने आई कि 30 करोड़ रुपए की मार्बल फैक्ट्री एक बननी थी। वो पैसों का पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां गए और वो मार्बल फैक्ट्री मुकम्मल ही नहीं हुई। 33 अरब रुपए की ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 5 मंसूबे बनने थे। ये मंसूबे शुरू ही नहीं हुए, हालांकि मनी ट्रांसफर हो गई थी, पैसे ट्रांसफर हो गए थे। प्लानिंग कमीशन ने जो मॉनिटरिंग करनी थी उसके रिकॉर्ड्स अब चेक किए जा रहे हैं। जो सबसे अच्छा कदम अब यह हुकूमत उठा रही है, पहला बड़ा, जिसमें यह चीज मालूम की जाएगी कि सूबों को जो पैसे ट्रांसफर किए गए, वो पैसे नहीं जो सूबों ने मांगे या जो अब ट्रांसफर होने हैं, जो हो चुके हैं ट्रांसफर 5 सालों में, उन पैसों के जरिए कौन कौन सा मंसूबा बना, किस सूबे में उससे क्या काम लिया गया, वो पैसे अब कहां हैं, उनमें ठेकेदारों ने, अफसरों ने और दीगर लोगों ने कितना खुर्द-बुर्द की, ये सारी रिपोर्ट जो है अब ये तैयार होगी। और सेनेट की जो दाखिला कमेटी है वो चाहती है कि उनको इसके बारे में आगाह रखा जाए। अगर ये रिपोर्ट मुकम्मल हो गई तो ये बहुत यानी कि मुमकिन है कि अब अगले 3-4 माह में बलूचिस्तान के हवाले में खास तौर पर यह सुनने में मिलेगा। और ये जाम कमाल जो वज़ीर आला है वहां के, वो भी ये शिकायत कर चुके हैं कि मंसूबों की रकम जो है वो गायब होती नजर आ रही है और कहीं भी मंसूबा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा ये रिपोर्ट इस हुकूमत की जो अब कार्रवाई है उसमें सबसे अहम किरदार अदा करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मोती साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे और बड़ा मुफस्सल आपने बताया कि 75 अरब रुपए विफाक की जानिब से जो बलूचिस्तान को दिए गए और उनमें से ज़्यादातर पैसे खुर्द-बुर्द की नज़र हो गए, तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए लेकिन मुकम्मल नहीं हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। जवाद अवान लाहौर से, इब्राहिम रिंद कराची से, किफ़ायत अली कोयटा से, ज़ीशान जावेद, इकराम होती और सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आज का दिन दुनिया के अजीम तरीन दिन में से एक है और यकीनी तौर पर जब आप दुआ के लिए हाथ बुलंद करें तो हमें भी ज़रूर याद करें और पाकिस्तान को भी ज़रूर याद रखें। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।